लास्ट क्लास हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने देखा था कि सेल का ईएमएफ अगर हमें कैलकुलेट करना हो नस्ट इक्वेशन से तो हम कैसे करेंगे, तो हमने वो सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हमने सेल को इक्विलिब्रियम पे देखा था। क्या देखा था कि अगर हमारा व्हेन सेल इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर हमारा सेल इक्विलिब्रियम पे है तो क्या होगा, तो उस केस में देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल होता है। तो डेल्टा जी अगर तुम्हारा 0 हो गया तो ई शेल भी तुम्हारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताई थी कि आपका ई शेल 0 हो जाएगा और जो आपका रिएक्शन क्वोशिएंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो ये चीज हमने कल की क्लास में देख ली थी। ठीक है, अब हमें जो आज की क्लास में देखना है, तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ तो क्या होगा। देखो मैं पहले तुम्हें क्लियर करता हूं कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या है। ठीक है, कल हम वही देख रहे थे और वहीं पे वीडियो बंद हो गया था, तो मैं आज बताता तुम्हें। अगर हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल यानी in this type of shell oxidation and reduction takes place by same electrode but difference in their concentrations। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल ये होता है कि सपोज हम एक सेल बना लें, ये हमने एक गैल्वेनिक सेल बनाया, ठीक है, शॉर्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दी। इसमें अगर एनोड, मैं बोलता हूं कि एनोड जो हमारा है वो जिंक है, ठीक है, तो इसमें जो कैथोड होगा ना वो भी तुम्हारा जिंक ही होगा। यानी अभी तक जो तुम सेल पढ़ रहे थे उस सेल में क्या था कि एनोड अगर तुम्हारा कुछ और था तो कैथोड कुछ और होगा। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, Zn गिव्स आउट Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन और यहां रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। अब देखो दोनों रिएक्शन क्या है, Zn की है, जिंक की है, बट ये ऑक्सीडेशन दिखा रही है और ये रिडक्शन दिखा रही है। तो एक ऐसा सेल जिसमें ऑक्सीडेशन भी सेम इलेक्ट्रोड करता हो, रिडक्शन भी सेम इलेक्ट्रोड करता हो, बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो। अब यहां पे जो Zn+2 का एक्वा सोल्यूशन है, यहां पे तुमने जो भी लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C1 है या फिर C2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 मान लेते हो। यहां पे जो Zn का एक्वा सोल्यूशन तुम लोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, तो इसका डिफरेंस रहेगा, यानी जो सॉल्यूशन तुम लोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सेम इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडेशन करेगा, सेम इलेक्ट्रोड आपका रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी सेल को रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और जो सॉल्यूशन मैंने लिया है वो ZnSO4 का लिया है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जिसमें हमने ZnCu सेल लिया था तो हमने सॉल्यूशन ZnSO4 और CuSO4 का लिया था। ठीक है, अब अगर मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना होता तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता, Zn से Zn+2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, शॉर्ट ब्रिज Zn+2 से Zn, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है, बट अगर तुम लेफ्ट साइड देखो और राइट साइड देखो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले इलेक्ट्रोड आपके सेम ही होंगे। अब अगर मैं यहां से एक चीज नोटिस करूं तो Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन और Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। ये मैंने रिएक्शन ली, तो मेरी रिएक्शन क्या आ रही है, Zn+2 गिव्स Zn+2। लेकिन
ये जो Zn+2 है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C1 और ये जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है C2। ये डिफरेंस है, ये रिएक्शन हमारी आ गई ऐड करने पे। तो सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी एक ही इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रहा है और सेम इलेक्ट्रोड रिडक्शन कर रहा है, बट दोनों केस में उनका जो हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया है उसमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। तो इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब अगर मैं यहां से देखूं तो इसका E0 सेल यानी ऑक्सीडेशन जब करता है तो E0 सेल होता है -0.76 वोल्ट, और यही जब रिडक्शन करेगा E0 सेल कितना हो जाएगा, भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इसका 0.676 वोल्ट होता है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल तो इसको -0.76 होता है ना। तो अगर मैं इस केस में E0 सेल निकालूं तो E0 R माइनस E0 L, E0 R की वैल्यू क्या है -0.76, ठीक है। E0 L की वैल्यू क्या है R, ये हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, -0.76। सॉरी यहां पे थोड़ा सा चेंज करना है। देखो हमने एक्चुअल में क्या किया है, हमने इसका क्या लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को अलग अलग लिखा है। तो हमें क्या करना है, दोनों ईएमएफ ऐड करना है। E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऑक्सीडेशन कितना है 0.76, रिडक्शन कितना है -0.76, तो ये आ गया कितना 0 वोल्ट। यानी इक्विलिब्रियम के केस पे क्या होता था, इक्विलिब्रियम के केस पे सेल का ईएमएफ 0 हो जाता था, यानी ई सेल जो होता था वो 0 हो जाता था। इक्विलिब्रियम की स्टेट पे क्या होता था, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपका इक्वल हो जाता था, और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया तो ई सेल आपका 0 हो जाता था। ये कब था, ये था एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर बात हो रही है कॉन्सेंट्रेशन सेल की, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में आपका E0 सेल जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो E0 सेल आपका यहां से कितना हो गया 0। अब इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। अब इनकी कंसंट्रेशन में चेंज है तो ई सेल तो आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ई सेल तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। तो ये चीज आपको याद रखनी, दोनों सेल के बीच में ये डिफरेंस है भाई। कंसंट्रेशन सेल हो और सेल जब इक्विलिब्रियम पे हो तो क्या डिफरेंस होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा तो सेल का ईएमएफ 0 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन सेल होगा तो सेल का E0 यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज थी कंसंट्रेशन सेल में। अब इसके आगे अपन देखते हैं। तो देखो ये चीज समझ में आ गई। अब सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसे नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखूं, यानी कंसंट्रेशन सेल को मैं नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखूं, तो क्या होगा, नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n log Q, यही होगा, ठीक है। अब E इज इक्वल टू E0 हो गया 0 माइनस 0.059 बाय n log। अब अगर मैं इस Q की बात करूं तो मेरी रिएक्शन क्या थी, Zn प्लस 2 गिव्स आउट Zn प्लस 2 प्लस Zn। ये था हमारा C2 और ये था हमारा C1, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले को हमने C1 लिया था। तो log क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C1 अपॉन C2, ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी E इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाय n log C1 अपॉन C2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो E का जो यहां से जो ईएमएफ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, नेगेटिव। E का ईएमएफ अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर ईएमएफ नेगेटिव आया तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यही होगा ना। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन में ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, पॉजिटिव कब आएगी और 0 कब आएगी। तो ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान में रखो। तो अपन केस 1 ले रहे हैं, पहला केस में क्या ले रहा हूं, केस 1 हम ले रहे हैं इफ कॉन्सेंट्रेशन C1 इज इक्वल टू C2, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में
जो सेम टाइप के इलेक्ट्रोड तुमने लिए, यानी कि यहां पे जो रिएक्शन थी Zn गिव्स आउट Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और यहां जो रिएक्शन थी Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Zn। इसमें तुमने दो कंसंट्रेशन लिए थे, तो ये C1 थी और ये C2 थी, ये तुमने लिया था। अब मैं बोल रहा हूं कि C1 इज इक्वल टू C2, यानी दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई, तो हम यहां पे रखते हैं, तो E इज इक्वल टू -0.059 बाय n log C1 अपॉन C1। C1 अपॉन C1 क्या हो जाएगा, log 1, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो ये क्या हो जाएगा log 1, और log 1 कितना होता है 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी कि एक चीज याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल में अगर सेम टाइप के इलेक्ट्रोड है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो उस कंडीशन में सेल का ईएमएफ भी 0 हो जाएगा, और सेल का ई नॉट तो 0 होगा ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में, ये तो फिक्स है। तो केस 1 में हमने क्या देखा कि अगर दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो सेल का ईएमएफ हमारा 0 वोल्ट आता है, यानी उस केस में किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा सेल में, सेल का ईएमएफ 0 आ गया। ठीक है, चलते हैं केस सेकंड की तरफ। अब ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, लिखा हुआ है, तुमने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, मुझे जरूरत है नहीं तो तुम वहीं से देखो, मैं तुम्हें यहां से एक्सप्लेन कर देता। केस सेकंड में हम क्या बोल रहे हैं, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1, ठीक है, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू -0.059 बाय n log C1 अपॉन C2, यही होगा। अब देखो C2 अगर तुम्हारा, यानी कि सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारी फर्स्ट वाले से ज्यादा है, ये वैल्यू तुम्हारी बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, ये स्मॉल है और ये लार्ज वैल्यू है, तो यहां से जो लॉग की वैल्यू आएगी, वो लॉग की वैल्यू कितनी आएगी 1 से, लॉग की वैल्यू यहां पे लेस देन 1 आएगी, 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी, तो 1 से कम अगर लॉग की वैल्यू है तो उस केस में लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। लॉग की वैल्यू अगर 1 से कम है तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये चीज याद रखो, केस सेकंड में अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव चाहिए, सेल का ईएमएफ पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन सेकंड वाली फर्स्ट वाले से ज्यादा होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड वाली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, सेकंड वाली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि हमारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, वो तो हमारी क्या है C1 है, और जहां पे हमारा रिडक्शन हो रहा था वो हमारी C2 थी। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि रिडक्शन वाली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए सेल का, अगर ईएमएफ पॉजिटिव चाहिए तो। अब यहां से E पॉजिटिव आ जाएगा, तो E पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये तो मैं तुम्हें बता चुका था डेल्टा G के केस में कि डेल्टा G अगर निगेटिव है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा G अगर निगेटिव है तो E सेल आपका पॉजिटिव होगा। तो किसी भी सेल की रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये था सेकंड केस कि अगर कॉन्सेंट्रेशन C2 ज्यादा है C1 से, तो आपका सेल जो होगा, जो सेल का ईएमएफ आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। अब केस थर्ड, अपन ले रहे हैं इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, यानी कि अब जो आपका C1 है वो लार्ज वैल्यू कंटेन कर रहा है और जो आपका C2 है वो स्मॉल वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी log इज ग्रेटर देन 1, और अगर log की वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ी है तो वो कैसी होगी पॉजिटिव, तो इस केस में जो सेल का ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव। इस केस में सेल का ईएमएफ क्या आएगा नेगेटिव, और सेल का अगर ईएमएफ नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, तो ये चीज मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा, ठीक है।
ये चीज ध्यान रखना। तो ये 3 टाइप के केस थे कॉन्सेंट्रेशन सेल में, तीनों केस मैंने तुम्हें करा दिए। केस नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन सेल में सेम टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, वही ऑक्सीडेशन करता है, वही रिडक्शन करता है। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम कर दी तुमने तो उस केस में सेल का E0 0 हो जाएगा, पहली चीज। अब सेकेंड केस क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन C2 इज ग्रेटर देन C1। अगर C2 C1 से ज्यादा रहा तो आपका जो EMF आएगा वो पॉजिटिव आएगा। थर्ड केस क्या है, C1 इज ग्रेटर देन C2, तो उस केस में आपका जो EMF आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये 3 केस है। चलो अपन क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, तीनों पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तो अपन को क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, Zn से Zn+2, ये मैंने ले लिया 0.1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज Zn+2 से Zn, ये भी मैंने ले लिया 0.1 मोलर। अब देखो सेम इलेक्ट्रोड है, कॉन्सेंट्रेशन सेल को हम कैसे पहचानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल को तुम्हें देख के पहचान लेना है कि यहां पे भी सेम चीज होगी और यहां पे भी सेम चीज होगी। यहां पे अगर Zn इलेक्ट्रोड है तो उधर भी क्या है, Zn इलेक्ट्रोड ही है। तो अगर इलेक्ट्रोड सेम है तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन जाएगा, Zn से Zn+2, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट साइड है, इधर ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट है तो इधर ये रिएक्टेंट है। सब देख के समझना सीखो यार। जब रिएक्शन करोगे तो उस साइड पे, यानी कि जब तुम ऐसे डिवाइड करते हो Zn से Zn+2, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा करो कि ये साइड रिएक्टेंट बनेगी, ये साइड प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाय n लॉग, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। प्रोडक्ट में हमारा आएगा ये वाला Zn यानी 0.1 डिवाइड बाय, रिएक्टेंट में आएगा ये 0.1 कट करोगे ये बन जाएगा log 1। E इज इक्वल टू 0 वोल्ट आंसर आ जाएगा। यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल में जब तुमने दोनों कॉन्सेंट्रेशन को भी सेम कर दिया तो सेल का E0 भी 0 है और सेल का EMF भी 0 है। देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया गया पोटेंशियल है, लेकिन करंट जो बताता है सेल का वो EMF होता है। कितना करंट फ्लो किया सेल ने वो E बताता है, ना कि E0, ठीक है। तो आपका EMF भी 0, E0 भी 0, कब, जब दोनों कॉन्सेंट्रेशन आपकी सेम हो जाएगी। चलिए सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, इसको 0.1 करता हूं, इसको 0.01 करता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में जाएगा 0.1, रिएक्टेंट में जाएगा 0.01, ये हो गया। अब देखो यहां पे तुम्हारा क्या है भाई, ये तो तुम्हारी क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है C1 और ये कॉन्सेंट्रेशन है C2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.01, ठीक है। इसे सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या दिख रहा है भाई, ये C1 है, ये C2 है, इन दोनों में से ज्यादा बड़ी कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है, C1 की C2, ठीक है। तो यहां से आपका जो सेल का EMF आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है, तो वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। तो यहां पे जो आपका सेल का EMF आएगा वो नेगेटिव होगा। अब थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में मैं इसको कर रहा हूं 0.01 और इसको कर रहा हूं 0.1 मोलर। अब इस केस में क्या होगा, 0.01 और 0.1, अब ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे वैल्यू बड़ी है, तो जब इसका लॉग तुम सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव आएगी और सेल का EMF पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 3 केस थे जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट रखी। पहले केस में हमने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को सेम कर दिया, दूसरे केस में हमने C1 को आपके बड़ा लिया और तीसरे केस में हमने C2 को
बड़ी वैल्यू कंसीडर की। तो आपको यहाँ पे दिख गया, एक केस में ई जीरो आ गया, एक केस में ई निगेटिव आ गया और एक केस में ई पॉजिटिव आ गया। तो ये था कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसे सॉल्व करो, होमवर्क रहेगा आपके। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल को पहचानना है, तो पहचानने के लिए टेक्निक क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम टाइप की सेम इलेक्ट्रोड होगा, Cu से Cu प्लस 2 0.001 मोलर, Cu प्लस 2 0.01 मोलर से C। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका मुझे ई सेल आपको बता दो, कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ई सेल बता दोगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन डेवलप करता हूं, Cu से Cu प्लस 2 0.01 m, सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 0.1 m से C, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये एक सेल है, मुझे इसका ईएमएफ चाहिए, तो E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन जाएगा, प्रोडक्ट में ये वाला जाएगा और रिएक्टेंट में ये वाला जाएगा, तो 0.01 अपॉन 0.1। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो इस केस में तो मैं कुछ सिंपल सी बात है, इस केस में क्या होगा, इस केस में सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू, तो लॉग की वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी तो वैल्यू निगेटिव होगी और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, ये आपका होमवर्क है, इसे करना आप लोग सॉल्व। ये मैंने चेंज कर दिया, अब चेंज करने के बाद ये हो गया 0.1 और ये हो गया 0.01। ठीक, अब इस केस में क्या होगा यार, इस केस में ये होगा कि ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है, तो इस केस में आपका जो ईएमएफ आएगा वो नेगेटिव आएगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है। अब नेगेटिव आ गया तो मैंने बोल दिया कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं है कि ये सेल आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या इस सेल का ईएमएफ कुछ भी नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ईएमएफ आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये गलत है, इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया होगा, Cu से Cu प्लस 2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m होगी, सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m होगी से Cu। अब देखो इसमें, इस रिप्रेजेंटेशन में और इस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, इस रिप्रेजेंटेशन में जो ऑक्सीडेशन कर रहा था Cu प्लस 2 आयन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर थी, लेकिन यहाँ पे 0.01 है और यहाँ 0.01 थी तो यहाँ 0.1, यानी इस सेल को हमने रिवर्स कर दिया। ये दिखा रहा था ऑक्सीडेशन, ये दिखा रहा था रिडक्शन, और जब ये ऐसी प्रोसेस कर रहा था तो सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ रहा था। इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस थी, तो हमने रिप्रेजेंटेशन को तुरंत चेंज कर दिया, यहां से सेल का जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि उस कंडीशन में सेल आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि वो जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन सही नहीं है, यानी वो सेल उस टाइप से वर्क नहीं कर रहा, उसके अपोजिटली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उस सेल का जो ईएमएफ होगा वो यहां से कैलकुलेट होगा, यहां से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान में रखना कि नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब गलती से मत बोल देना कि भैया उस केस में तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, सेल ईएमएफ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल मत बोल देना। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कंडीशन गलत है, ये जो है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो एक्चुअली में रिडक्शन करेगा, और जो रिडक्शन कर रहा है वो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन करेगा इस सेल के केस में। नोट कर लीजिए इसे। तो भाई ये था आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल।
नोट कर लिया। चलिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था और मैंने बताया था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट कंटेन करता है, यानी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। चाहे रिडक्शन पोटेंशियल बोल लो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल लो, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आपका आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं SHE। ठीक है, तो वैसे तो सिर्फ हमें इतना याद रखना होता है कि हाइड्रोजन कहीं पे रिप्रेजेंट होगा, कहीं पे हाफ सेल में हाइड्रोजन है तो उसका EMF E0 हम 0 लेके चलेंगे। बट यहां से मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। देखो, अपन एक बीकर लेते हैं, ठीक है, उसमें एक इन्वर्टेड U ट्यूब होती है, जिसमें से H2 गैस हम डालते हैं। ठीक, इसमें एक वायर अपन लेते हैं, कौन सी, ये जो वायर होती है आपकी प्लेटिनम की होती है, प्लेटिनम वायर। और इसमें जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो H+ का लेते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन हमने लिया वो H+ का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, यानी कोई एसिड बेस भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन हमने H+ का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे लिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजर करने के लिए तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, H+ का एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस जो कि प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, और प्लेटिनम वायर। अब देखो, आपके कुछ इलेक्ट्रोड जो आपके अभी तक आपने इलेक्ट्रोड देखे, जैसे अभी आपने ZnCu में जिंक इलेक्ट्रोड देखा, कॉपर इलेक्ट्रोड देखा, तो ये सब एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ZnCu वाले में देख लो, इन इलेक्ट्रोड ने ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था। Zn से Zn+2 बन रहा था तो इस इलेक्ट्रोड की वजह से बन रहा था, Cu+2 से Cu आ रहा था तो इस इलेक्ट्रोड की वजह से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो तुमने प्लेटिनम वायर लिया है, इसको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो, इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में सिर्फ चार्ज कैरियर होते हैं, यानी वो सिर्फ चार्ज का मूवमेंट करते हैं, बाकी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें प्लेटिनम का काम क्या है, सिर्फ वो चार्ज को रोटेट करेगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होगा हाइड्रोजन गैस का वो अपन 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अभी IUPAC ने चेंज करके इसको 1 बार किया है। जनरली हम 1 ATM ही यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप लोग याद रखना, अब ये कब आपकी बुक्स में आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। PH2 1 ATM, H+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने ले ली 1 मोलर। ठीक है, और टेम्परेचर हम कोई भी रखें। तो इस कंडीशन पे जो इस सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अब मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, उसका टेंशन छोड़ो। चलिए इतना नोट कर लिया। तो आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड SRP लिखा है, SOP लिखा है, ई की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होता, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, अपन इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दो टाइप से लेते हैं। तो पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड। अगर मैं इसे कैथोड की तरह देखूं तो, यानी कैथोड का काम क्या होता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। ठीक है,
तो अगर मैं इसे कैथोड की तरह देखूं तो ये हमारा क्या है, प्लेटिनम वायर। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर तुमने इसे कैथोड की तरह लिया तो कैथोड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्लेटिनम है, यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो क्या करेगा, वो चार्ज कैरी करेगा और H प्लस तक पहुंचाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अगर कैथोड है तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो यहां पे देखो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ये होगी कि H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा होगा H2 गैस में, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अगर यहां पे तुम्हारा जो तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो तुमने लिया है, ये पूरा सेटअप, अगर ये तुम कैथोड की तरफ वर्क करवा रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे और वो इलेक्ट्रॉन H प्लस रिसीव करेगा। तो H प्लस रिसीव करके क्या बनाएगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, इसमें कन्वर्ट होगा। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, H प्लस से H2 और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे Pt भी लिखूंगा, प्लेटिनम। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, H प्लस से H2 स्लैश प्लेटिनम। अब तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम में ये देखा होगा कि जो Q होता है, रिएक्शन क्यूशेंट, वो कभी बहुत रेयर कंडीशन में या कभी तुम्हारे सामने आया ही नहीं होगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में भी हो और प्रेशर फॉर्म में भी हो। अगर क्वेश्चन तुम्हें मिले होंगे या तो वो प्रेशर फॉर्म में होंगे या कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में होंगे, एक ही पैटर्न होगा, दोनों पैटर्न एक साथ नहीं होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहां आप देख सकते हो जो आपका रिएक्शन क्यूशेंट आएगा वो दो फॉर्म में आएगा। H2 तो आपका प्रेशर है ना भाई, गैस है और गैस का प्रेशर होता है, और H प्लस आपका सॉल्यूशन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो दोनों चीज आपके रिएक्शन क्वोशिएंट में आने वाले हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0 वोल्ट ही होता है, तो उसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज आप माइंड में रख के चलो कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा तो उस कंडीशन में उसका एसआरपी और एसओपी 0 वोल्ट होगा। ये हो गया सेटअप, ठीक है। अब मैं अगर कहां करूं, क्या करूं, यहां हटा देता हूं। अब अगर मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखूं तो नस्ट इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय N लॉग Q। E नॉट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू लॉग Q की बात करूं तो Q क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, H2 गैस और रिएक्टेंट क्या है, H प्लस। अगर तुम्हें इनकी वैल्यूज दी रहे तो E की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। E तो तुम्हारा 0 नहीं होगा ना भाई, कि E तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो E की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, ये चीज ध्यान रखना। और हाँ, H2 की पावर 1/2 आएगा, H2 की पावर 1/2। तो ये चीज आप याद रखो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो 0 वोल्ट होगा, लेकिन उस कंडीशन में सेल का ईएमएफ 0 नहीं होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर कुछ ना कुछ होगी तो सेल का ईएमएफ भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये था आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब अगर मैं इसे एनोड की तरह वर्क कर रहा हूं तो एज एनोड की तरह कराऊंगा तो देखो यहां पे क्या हो रहा था, इस केस में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ठीक है, यानी जो पहले हमने कैथोड की तरह लिया तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, ये देखो यहाँ प्रोडक्ट में दिख रहा है साफ साफ। बट अगर मैं एनोड की तरह काम कराऊंगा तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हाइड्रोजन गैस एंटर होगी, ठीक है, और वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। तो उस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन सीधा सीधा रिवर्स हो जाएगी, यहाँ की क्या हो जाएगी, कैथोड के फॉर्म में जो थी उसका रिवर्स, हाफ H2 gives H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन हो जाएगी। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे जस्ट उसका रिवर्स, Pt H2 स्लैश H प्लस, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे वो देखो, तो रिएक्शन क्वोशिएंट भी चेंज हो जाएगा। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, अब प्रोडक्ट तुम्हारा H प्लस है, तो H प्लस की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी डिवाइड बाय H2, तो ये हो गया।
जब एनोड की तरह काम करेगा तो ये रिप्रेजेंटेशन आएगा, जब कैथोड की तरह काम करेगा तो ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है। चलो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। रिडक्शन पोटेंशियल हमको निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एट 298 केल्विन। ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है तो रिडक्शन कैसे होगा, H प्लस जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और हाफ H2 में कन्वर्ट होगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इसकी रिएक्शन होगी। तो इसमें सपोज मैं बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मोलर और PH2 इज इक्वल टू 0.01 atm। अब यहां से हम अगर इस क्वेश्चन को देखें तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय n लॉग। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है H2 की पावर 1/2 H प्लस माइनस 0.059 बाय n। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है इसलिए हमने रिएक्शन को रिडक्शन के फॉर्म में लिया। लॉग H2 की वैल्यू कितनी है 0.01 पावर 1/2 डिवाइड बाय 10⁻⁻⁴। अब ये सारी वैल्यूज तुम रखोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा और सेल का ईएमएफ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा ये यहां से तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे लिया। अब यहां से भाई आपके सेल वाले सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। तो सेल से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए। यहां तक हमारे पास सेल के सारे कॉन्सेप्ट थे, तो मैं एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज करा देता कि सेल में हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा। सेकंड हमने ई नॉट सेल फाइंड करने के क्वेश्चन किए। थर्ड गैल्वेनिक सेल में हमने सारी चीजें देखी थी। थर्ड हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल के बाद ई नॉट सेल निकाला। फिर हमने पढ़ा नस्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन से भी हमने ई सेल कैलकुलेट करना सीखा। नस्ट इक्वेशन के बाद हमने नस्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा, नस्ट इक्वेशन पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा नस्ट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक चीज हमने पढ़ा सेल इज एट इक्विलिब्रियम, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। 7 हमने पढ़ लिया SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली भाई। अब ये सेल वाले जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी मैंने तुम्हें पढ़ा दी है। इस पे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये सारे के सारे सेल जितने भी टाइप के होते हैं ये सब अपन ने खत्म कर दिया। अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो वो आज मैं स्टार्ट कर देता, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखो कि कल की क्लास में तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होनी चाहिए। वहां पे मैं तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज आपकी क्लास। क्लास की टाइमिंग नोटिस करने से अच्छा है कि आप कंटेंट देखो कि आप कितनी चीजें पढ़ रहे हो। टाइमिंग का मेरे ऊपर छोड़ दो। क्लास तुम्हारी मैक्स टू मैक्स 12 से 13 लेक्चर जाएंगे। बहुत ज्यादा हो गया तो 15 लेक्चर। ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर क्लास तुम्हारी नहीं जाएगी और टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 50% चैप्टर तो हमने खत्म ही कर लिया, अब बची हुई चीजें हम देखेंगे। तो भाई ये चीज है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो।
ठीक है, आपके पास बुकलेट होगी, नहीं होगी तो भाई आप बोलो पेस वालों को, पेस वाले अरेंज करके देंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप करके कंप्लीट रखो। जो डाउट्स वगैरह आप मेरे से पूछो, ठीक है, किसी के भी कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछो। और जितने भी टाइप है ये, इनसे ही क्वेश्चन आने वाला है। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेशन सेल मैं देखो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें लिख के भी बता देता कि इनमें चेंजेस क्या क्या है, ठीक है। ई नॉट सेल के केस में हम दो फॉर्मूला लगाते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। कब? when both potential is given as reduction potential। यानी ई नॉट सेल ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल कब लगाओगे? जब दोनों पोटेंशियल तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दिए हुए हो। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ये कब लगाना है? जब एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में और एक रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसपे हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। सेकंड है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन देखो, सारी चीजें डेवलप करने के बाद नस्ट इक्वेशन कहां से आई थी? नस्ट इक्वेशन के लिए हम लोग जाते हैं एक रिलेशन पे, जो रिलेशन था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये रिएक्शन था। इससे हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में एक रिलेशन निकाला था, जो कि हमारा कितना आया था? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग Q। ये आया था। Q आपका होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मैंने आपको बताया था अगर आप Q को चेंज करो, Q इज इक्वल टू रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट करो, तो बीच का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये चीज थी नस्ट इक्वेशन में, ठीक है। नस्ट इक्वेशन से हम ई सेल फाइंड कर सकते थे किसी का भी। भाई ई नॉट हमें पता होता था, ई सेल हम फाइंड कर सकते थे। कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में ई नॉट सेल आपका 0 हो जाता है, ठीक है। अगर सेल इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? ई सेल उस कंडीशन में 0 वोल्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा? ई नॉट सेल 0 वोल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना, रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो एक बार अच्छे से सारे वीडियोस को देखो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करो। चलिए, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको लिखवा दिया, इसको एज इट इज कहीं पे नोट कर लो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।